हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 5 रेखा एवं कोण शुरू करने से पहले रेखा एवं कोण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रेखा एवं कोण टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं। पॉइंट, बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो बिंदु पॉइंट, बिंदु को किसी भी स्थान पर एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। बिंदु देखिए, इस बिंदु द्वारा क्या है, दर्शाया जाता है। इसकी कोई लंबाई, ऊंचाई, आकार या माप नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई आयाम नहीं होता, इसमें कोई आयाम नहीं होता है। किसी भी आकृति या आकृति को बनाने की शुरुआत को यह चिन्हित करता है, ठीक है। इसे हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जैसे ए इस प्रकार से। यह बिंदु को हम ए नाम दिए हैं। तो आप लोग जान गए कि बिंदु के पास कोई लंबाई, कोई ऊंचाई, कोई आकार या माप नहीं होता है। बिंदु जो है एक ऐसा स्थान है जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। बिंदु क्या है, एक स्थान होता है और बिंदु का कोई आकार नहीं होता, यानी न कोई चौड़ाई, न कोई लंबाई, न कोई गहराई। यह केवल एक जगह पर स्थित होती है और इसका क्या है, स्थान को दिखाना। स्थान दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं बिंदु का। बिंदु का उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्थान को दिखाने के लिए। देखिए बिंदुओं के प्रकार, बिंदु के कुछ प्रकार हैं, जैसे संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट इसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो, देखिए यह सीधी रेखा है और इस पर देखिए 3 बिंदु दिख रहे हैं लगातार एक ही रेखा पर। अगर ऐसा स्थिति हो कि एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब बिंदुओं का समूह एक ही रेखा पर स्थित न हो, जैसे देखिए यह देखिए एक रेखा पर तो 2 ही बिंदु है, तीसरा बिंदु के लिए हमें दूसरी रेखा का सहायता लेना पड़ रहा है। यह तीसरी बिंदु हमारा कहाँ है, इस रेखा से बाहर एक दूसरी रेखा पर, तो यह क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ गए, यह क्या है, दूसरी रेखा को टच कर रही है एक बिंदु। एक रेखा जो है यह रेखा, इस पर मात्र 2 बिंदु है, तो यह क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु है यह क्या है, असंरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु हम लोग जान गए, असंरेख बिंदु जान गए हम लोग। अब चलिए इसी का एक और भाग है कोप्लानर पॉइंट्स। कोप्लानर पॉइंट्स होता है समतलीय बिंदु। जब बिंदुओं का एक समूह एक ही तल पर स्थित हो, एक ही तल पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, समतलीय बिंदु। समझिए, जब बिंदुओं का एक समूह एक ही तल पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, कोप्लानर पॉइंट्स। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पर जितने अक्षर हैं या जितने नंबर, संख्या जो भी हैं, सब क्या है, कोप्लानर है। और बोर्ड से बाहर अगर दीवार पर कोई संख्या हम लिख दें या कोई चित्र पार दें
तो वह क्या होगा, कोप्लानर नहीं होगा। जैसे यह जो घेरा है हमारा चतुर्भुज जो बना हुआ है, चतुर्भुज के अंदर ही है, देखिए यह तीनों बिंदु, यह सीट के अंदर यह एक चतुर्भुज है या ये कॉपी है, मानिए यह पेज है, इस पर ही रखा हुआ है ये 3 बिंदु या 3 वस्तु कोई, तो यह हो जाएगा कोप्लानर। अगर इसके बाहर हम इस स्थान पर रख दें तो यह कोप्लानर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह क्या है, कोप्लानर एक त्रिभुज बना रहा है, क्या कर रहा है, यह एक त्रिभुज का भी निर्माण कर रहा है, तीनों बिंदु मिलकर। अब देखिए असमतलीय बिंदु, नन कोप्लानर पॉइंट्स, जब बिंदुओं का समूह एक ही तल पर स्थित न हो तो तल से बाहर, देखिए फिर से यह एक सीट है, यह क्या है, एक कॉपी है या सीट है, इस पर देखिए 3 बिंदु है, लेकिन चौथा बिंदु कहाँ है, देखिए यह बाहर है, तो यह चौथा बिंदु बाहर है। इसके मतलब यह जो समूह है अंकों का, बिंदुओं का, यह क्या है, असमतलीय बिंदु है, नन कोप्लानर पॉइंट्स है। समझ में आ गया होगा यह आसानी से। इसे आसानी समझने के लिए समझिए कि यह एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पर हम ये ABCD ये सब लिख रहे हैं, ABC कुछ भी लिख रहे हैं इस पर, और कुछ जो है हम ब्लैक बोर्ड से बाहर दीवार पर लिख दें, तो जो दीवार पर लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, नन कोप्लानर पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो बोर्ड पर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोप्लानर पॉइंट्स। जो बोर्ड के बाहर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोप्लानर पॉइंट्स, मतलब जिस पे रहना चाहिए उससे बाहर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रेखाखंड। अभी हम लोग पढ़े बिंदु के बारे में, अब देखिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, 2 बिंदुओं के बीच का वह पथ या रास्ता जिसे मापा जा सकता है और इसका 2 अंत बिंदु और एक निश्चित लंबाई होती है। यह किसी भी बहुभुज की भुजा बना सकता है। यह रेखा का ही एक भाग होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है और जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़े, यह बिंदु हो गया, क्या हो गया, यह बिंदु हो गया, और एक बिंदु यहाँ हम देते हैं, और ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर इसे हम माप लें तो यह रेखाखंड हो जाएगा। 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों बिंदु जो है, दोनों बिंदु 2 दिशाओं की तरफ जा रहा है, एक इधर और एक इधर। लेकिन इसमें क्या है कि जिसके दोनों दिशाओं का अंत एक बिंदु से हो, दोनों दिशाओं का अंत एक बिंदु से होता है। ठीक है, इधर भी बिंदु इधर भी बिंदु, बीच के माप को जिसे हम माप सकते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड जो है वह रेखा का ही एक हिस्सा होता है। उदाहरण देखिए, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड ए और बी, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रतीक से। एक इसमें प्रारंभिक बिंदु होता है, ए जो है वह प्रारंभिक बिंदु है और बी जो है इसका अंत बिंदु है। एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु। इधर से देखेंगे तो यह प्रारंभिक बिंदु हो रहा है, यह अंत बिंदु, इधर से यह प्रारंभिक बिंदु, यह अंत बिंदु। जैसे हम इसको माप सकते हैं, जैसे मान ली जाए कि ए से बी तक की दूरी हम इसे 4 सेंटीमीटर मापे हैं स्केल से, या 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो दूरी है वो फिक्स है, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका एक आरंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु होता है। कहने का मतलब है इसका 2 अंत बिंदु होता है, क्योंकि दोनों तो अंत है, इससे भी आगे नहीं बढ़ सकते, इधर से भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह फिक्स है, इसे हम माप सकते हैं। तो 2 अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। 2 अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। चलिए, इसे मापा जा सकता है। इसका प्रतीक यह होता है, ऐसे इस तरह से रेखा खींचिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग किरण के बारे में जान लें। किरण,
किरण किसे कहते हैं। तो देखिए, बिंदु, रेखाखंड के बाद हम लोग किरण के बारे में जानेंगे। तो वैसी रेखा या कहिए तो रेखा का वह भाग जिसकी एक आरंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु होता है लेकिन कोई अंतिम या अंत बिंदु नहीं होता। जैसे देखिए, यह बिंदु था और दो बिंदुओं को बीच की दूरी रेखाखंड था। लेकिन किरण में क्या है कि एक अंत बिंदु होता है लेकिन एक अनंत बिंदु, इससे भी देखिए आगे बढ़ गया यह, और यह अनंत तक जाती है। इसे ही कहते हैं किरण। ठीक है, तो देखिए, सीधी रेखा का वह भाग जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक दिशा में अनंत तक फैली होती है। ठीक है, जैसे आप यह देखिए, एक क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, लेकिन यह देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, तीर का निशान है, मतलब यह आगे बढ़ते जा रहा है और अनंत तक जाती है, और अनंत तक जाती है। ठीक है, शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु को हम बिंदु से दर्शाते हैं, अनंत बिंदु को हम तीर से, अनंत बिंदु को हम तीर से, शुरुआती बिंदु देखिए हम बिंदु दिए और अंत बिंदु को हम तीर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आकृति बना इसे क्या कहेंगे, किरण। यह जो आकृति है वो किसका है, किरण का है। ठीक है, ए, इस बिंदु को ए नाम दिए, इस बिंदु को बी नाम दिए, और यह क्या है, आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब किरण। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर किरण का साइन, मतलब प्रतीक चिन्ह। तो ए बी क्या है, एक किरण है। इसका प्रतीक इस तरह से होता है, एक तरफ तीर का निशान और एक तरफ एक बिंदु। ठीक है, इसे मापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो अंत बिंदु है लेकिन एक तरफ क्या है, अनंत बिंदु है, तो अनंत तक जा सकती है, तो उसे हम नहीं माप सकते। जिससे इसका उदाहरण है सूर्य की किरण, सूर्य की किरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा। इसके बाद रेखा, रेखा लाइन, वैसी आकृति जिसका कोई अंत बिंदु न हो, जो दोनों दिशाओं में अंतहीन मतलब अनंत तक फैली हो, इसे मापा नहीं जा सकता। यह एक सीधी एक आयामी वन डायमेंशनल आकृति होती है जिसमें मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसकी लंबाई अपरिभाषित होती है और इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। यह बिंदुओं का एक समूह है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे देखिए, यह दो बिंदु है, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम रेखाखंड कह सकते हैं, लेकिन यह देखिए, यह तीर का निशान आगे बढ़ गया है, रेखाखंड से आगे बढ़ गया और दोनों तरफ तीर का निशान है, तो यह क्या हो गया, एक रेखा हो गया, रेखा ए बी। रेखा ए बी हम कह सकते हैं। इसका प्रतीक इस तरह से होता है, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इस पर अनंत छोटे छोटे बिंदु होते हैं, अनंत, इस पे अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक, यह देखिए रेखा है, इसमें बिंदु ए बिंदु बी है और ये आकृति कैसी है, रेखा है। यह आकृति रेखा है। रेखा हमें आकृति बनाने में मदद करती है। ठीक, तो चारों हम लोग पढ़ लिए, बिंदु पढ़ लिए, रेखाखंड पढ़ लिए, किरण पढ़ लिए और रेखा पढ़ लिए। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए, रिपीट। यह जो बिंदु दिए इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु। यह हो गया बिंदु, इसका कोई आयाम नहीं होता। अब देखिए, एक तरफ एक बिंदु और एक तरफ एक और बिंदु, यह दोनों बिंदु के बीच की आकृति जो है यह रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड। इसे मापा जा सकता है। एक तरफ एक, इसमें दो अंत बिंदु है, अंत बिंदु जहां अंत हो रहा है,
और इसमें एक अंत बिंदु और एक अनंत बिंदु, इसे कहते हैं किरण। ठीक है। और जिसमें दो अनंत बिंदु हों, इसे कहते हैं रेखा। ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रेखा के प्रकार। रेखा के भी बहुत प्रकार हैं, तो रेखा के प्रकार कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक। रेखा के प्रकार में पहला जो रेखा है हमारा क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसी रेखा जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं खींची जाती है, या तो इधर से इधर खींचिए या इधर से इधर खींचिए। एक तल पर इसका अक्ष एक्स होता है, इस तरह से क्षैतिज रेखा खींची जाती है। क्षैतिज रेखा हम लोग खींचते हैं, देखिए इस तरह से आप एक क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं और इसे दोनों तरफ ये तीर लगा दें जिससे यह रेखा हो जाए। क्षैतिज रेखा ये हो गया जो तल पर खींचा जाता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ठीक है। इसके बाद है हमारा वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। वैसी रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती है। ठीक है। जैसे देखिए यह हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यह क्या है हमारा, इस तरह से जो लाइन खींचे हैं यह हमारा है वर्टिकल। यह क्या है, वर्टिकल। यह वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। और यह क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इस तरह का लाइन हॉरिजॉन्टल जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर से कहते हैं वर्टिकल। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन वैसी रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए दो लाइन, एक यह लाइन और एक यह लाइन। देखिए दो लाइन है और इस स्थान पे काट रही है, इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक। यह प्रतिच्छेदी लाइन, दो लाइन जब काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी, लेकिन जिस बिंदु पे काटते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें एक बार फिर से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक। जिस बिंदु पर वे मिलती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए एक यह लाइन और एक यह लाइन, इस स्थान पे दोनों मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, वो हो गया। तो यह जो जिस स्थान पे कट रहा है उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओ के पास क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यह दोनों एक दूसरे को काट रहा है, जिसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। यह जो जहां पर दोनों रेखा आपस में मिल रही है और जहां पर काट रही है वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम हम ओ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना एंगल बन रहा है, देखिए एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ये भी एक एंगल बन रहा है, चार एंगल बन रहा है। अब देखिए इसे हम कह सकते हैं एंगल डी ओ ए, कह सकते हैं एंगल डी ओ ए। एक और एंगल है इसमें, एंगल बी ओ सी, एंगल और है इसमें सी ओ ए। ठीक है। डी ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए, ए ओ डी। एक एंगल बन रहा है हमारा डी ओ बी। ठीक है। इस तरह का सारा कोण निर्मित हो रहा है, यह सारा क्या है, कोण है। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है हमारा लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो काटती है, तो उसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पर यह दोनों लाइन मिलती है या जहाँ पर काटती है या कहिए जहाँ प्रतिच्छेद करती है, अगर वहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उसे हम कहते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अगर दो सीधी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हो और 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, कोण बन रहा हो, तो उसे कहते हैं लंबवत रेखाएं। इसके बाद है हमारा समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समानांतर रेखाएं कहलाती है। सीधी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, चाहे हम उन्हें कितना भी लंबा कर दें। ठीक है। वैसी सीधी रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। जैसे देखिए इस तरह से यह एक रेखा ऐसे सीधे जा रही है और एक रेखा यह ऐसे सीधी जा रही है। यह एक रेखा और हम दे दें इस तरह से। देखिए यह कितना भी इसको लंबा कर लीजिए, इसे कितना भी लंबा कीजिए, खींच के कितना भी लंबा कीजिए, कितना भी लंबा कीजिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये कहीं जाकर नहीं मिलेगी। इसके बीच की जो दूरी है यह समान होगा। कितना भी दूर चले जाइए, यह बीच की दूरी हर जगह, यहाँ भी जितना दूरी है उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी होगी। जब दूरी दोनों के बीच में समान होगी तो यह कभी नहीं मिलेगा। जैसे रेल की पटरी आप देखे होंगे, कभी नहीं मिलता है वो। ठीक है। देखिए इस तरह से समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, समान दूरी पर है और यह कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। जैसे सड़क का दोनों किनारा, रेल की दोनों पटरियां जो रहती है, सड़क का भी अगर किनारा है तो वो कहीं जाकर नहीं मिलेगी। ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच एक कॉमन डिफरेंस होता है। अब हम लोग रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ते हैं। लाइन, रेखा, एंगल्स, कोण। यह जो रेखा एवं कोण होती है, यह ज्यामिति के मूल शब्दों में से एक है जो इस विषय की नींव रखते हैं। ज्यामिति का नींव है यह दोनों, रेखा और कोण। रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कोणों का निर्माण होता है। कोण को दो किरणों द्वारा निर्मित एक आकृति भी कह सकते हैं जो एक बिंदु पर मिलती है। ठीक। सभी ज्यामितीय आकृतियों में रेखाएं और कोण होते हैं। जितने ज्यामितीय आकृति हो सभी में रेखा और कोण होते हैं। जैसे देखिए यह एक किरण है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह क्या है? किरण के बारे में आप जानते हैं, जिसकी एक अंत बिंदु और एक अनंत बिंदु होता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण, तो एक जो दोनों किरण जहाँ जिस बिंदु पर मिल रही हैं आके, ऐसे और ऐसे, जिस बिंदु पर आकर मिला वहां इसे तो जिस बिंदु पर आकर मिला यहाँ पर क्या है? एक कोण का निर्माण हो रहा है। एक कोण का निर्माण हो रहा है। जहां पर दोनों आकर मिलते हैं, दोनों रेखाएं
इसे शीर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीर्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है जी, ओ नाम देते हैं यहाँ जहां पर आकर मिली है दोनों किरण, उसे ओ नाम देते हैं। तो वर्टेक्स शीर्ष ओ हो गया। एंगल का निर्माण ओ पर हो रहा है, और जब हम इसे लिखते हैं तो एंगल हमेशा बीच में लिखाता है। तो देखिए किरण, इस किरण को ए नाम दिए, इस किरण को बी नाम दिए, या इसे रेखा की रेखा ए, रेखा बी। अब देखिए एंगल ए, और जहां पर एंगल बनता है उसे बीच में लिखा जाता है, तो ओ और फिर ये बी। तो एंगल ए ओ बी, या इसे आप कह सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों क्या है? सेम है, दोनों एक ही नाम है। दोनों एक ही चीज है, दोनों का मान बराबर ही होगा। यहां देखिए एंगल ए बी सी, तो ये देखिए बी यहाँ पर कौन बन रहा है, इसे बीच में हम लिखे हैं। तो एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए बोलिए, बी का मान उतना ही होगा, एंगल उतना ही बनाएगा। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को डिग्री में मापा जाता है। एक कोण का मान 0 से 360 डिग्री के बीच हो सकता है, और कोण का प्रतीक को हम इस तरह से लिखते हैं। कोण का प्रतीक इस तरह से, वर्टेक्स, शीर्ष, कोण, एंगल्स। जब दो रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु या शीर्ष पर मिलती हैं और प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए शीर्ष हमेशा बीच में होता है, जैसे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। वर्टेक्स यह हो गया ओ, शीर्ष, यह ए ओ बी। क्या बोले थे? हमेशा कोण जो है जहां बनता है उसको बीच में रखते हैं। यह किरण 2 हो गया, यह किरण 1 हो गया। जब दो किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष एक लेकिन कोण अलग अलग, यह भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर यह वर्टेक्स शीर्ष है, लेकिन अभी हम लोग देखे थे एक कोण बनता था, लेकिन यहाँ देखिए दो कोण बन रहा है, एक कोण यह, एक कोण यह। इसे कहते हैं साझा शीर्ष, मतलब एक शीर्ष है लेकिन दो एंगल बना रही है। यहाँ एक किरण एक, यह ए, एक किरण सी, एक किरण बी। तो इस तरह का जब प्रश्न रहे, इसे हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी, क्योंकि एंगल देखिए यहाँ बना रहा है इस दो रेखा के बीच, किरण के बीच। एक एंगल देखिए यहाँ बन रहा है सी और बी के बीच, तो एक लिखेंगे हम एंगल बी ओ सी, या एंगल इसको बोलिए बी ओ सी या सी ओ बी, बात एक ही है। इसे बोलिए एंगल ए ओ सी या सी ओ ए, बात एक ही है। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। इसमें हम ए ओ बी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ओ जो है वह दोनों के साथ कोण साझा कर रहा है, दोनों के साथ साझा कर रहा है, एंगल बना रहा है दोनों के साथ, इसलिए एंगल ए ओ बी नहीं होगा। हाँ, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी होगा। ठीक है, इसे हम एंगल ए ओ बी नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे चलिए। बनाने के लिए जैसे देखिए सबसे पहले अगर हमें कोण बनाना है तो एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे। ठीक, और रेखा खींचने के बाद हम लोग एक चांद लेंगे, और चांद में देखिएगा एक नीचे रेखा होता है, इस रेखा को इस रेखा से मिला देंगे। देखिए मिल गया। और जिसका भी कोण बनाना हो जितने डिग्री का, वहां पर हमें
पॉइंट देना है। जैसे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है तो यह 60 डिग्री, देखिए यहाँ 60 है तो यह 60 डिग्री का कोण। देखिए कोण बनाने में क्या होता है, इधर से बनाइए या इधर से बनाइए, दोनों तरफ से देखिए लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180 तक। इधर से भी देखिए लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 180 तक। तो कोण हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। अगर हम 60 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो ये 60 पर ऐसे हम पॉइंट दे दिए और क्या करना है, इस पॉइंट से हमें इस लाइन पे मिला देना है। अब यह जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा यह 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह सरल रेखा पर बनने वाली कोण 180 डिग्री की होती है। तो अगर यह 60 है, यहां से यहां तक 60 है, तो यह कितना होगा। तो आप जानते हैं कि सरल रेखा पर जो कोण बनती है यह पूरा जब हम इसे गोल घुमाएंगे तो आधा चांद बनेगा, आधा चांद बनता है। यह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यह 60 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और दोनों कोण मिलाकर क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार भी हम कोण बना सकते हैं। दूसरा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 45 डिग्री का कोण बनाना हो तो फिर से एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे और चांद को हम इस लाइन, चांद के नीचे जो लाइन है उससे इस लाइन को मिलाएंगे और देखिए कि चांद पर 45 डिग्री कहाँ में है। ये देखिए 40, यह 45, तो इसके बीच में यहाँ 45 है, 40 ये 50, इसके बीच में यह 45। अब इसे इस चांद पे इस तरह से रख के और मिला देंगे। यह कितना डिग्री का कोण बन गया 45 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोण बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, कोण के विभिन्न प्रकार। यह देखिए न्यून कोण। सबसे पहले कोण के 3 प्रकार, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। देखिए 90 इज ग्रेटर देन x, यहाँ जो कोण बन रहा है उससे 90 बड़ा है। तो 90 डिग्री से कम का अगर कोण बनेगा तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। सम कोण 90 डिग्री के बराबर, अगर यह 90 डिग्री का कोण बना रही है तो यह क्या है, सम कोण है, राइट एंगल। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री के बराबर है तो उसे सम कोण कहेंगे। ठीक, अब देखिए अधिक कोण, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, यदि किसी कोण का मान कोण ऑब्ट्यूज एंगल x जो है वो 90 से बड़ा होगा। यदि किसी कोण का माप 90 से अधिक परंतु 180 से कम है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक, न्यून कोण बनाते हैं। सबसे पहले देखिए एक रेखा ले लिए और इस चांद पर रेखा को मिलाए और देखिए 90 डिग्री से जो कम है, तो 90 से 80 भी कम है, 89 भी कम है, 90, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे न्यून कोण। तो चलिए हम एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यह देखिए यह 60 डिग्री है तो 90 से कम है तो यह हो गया न्यून कोण। अब चलिए एक और बनाते हैं हम कोण। सीधी रेखा इसे खींच दिए और एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा जब आकर मिलती है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है।
और इसे क्या कहेंगे, समकोण। इसे क्या कहेंगे, समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। अब देखिए एक कोण और बनाते हैं, इस तरह से खींच लिए। अब देखिए चांद को इससे मिला लिए किसी पॉइंट पर भी, और देखिए यह 90 है, 90 से अधिक, 90 से अधिक, और देखिए 90 से अधिक 120 लेते हैं, तो यहाँ 120 है, देखिए मिला दिए इस पॉइंट से। यह जो कोण बनेगा यह 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण, ठीक। एक और अधिक कोण का उदाहरण लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सीधी रेखा और एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मिड पॉइंट। अब देखिए इस मिड पॉइंट पर इसके मिड पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, और यह देखिए 140 डिग्री के सामने यह पॉइंट दे दिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला दिए। अब यह जो कोण बनेगा यह 140 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और देखिए जब यह 140 है तो यह कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि सरल कोण पर बनी कोण का मान 180 होता है। तो यहाँ से यहाँ 140, तो यहाँ से यहाँ 40, तो दोनों मिलकर हो गया 140 + 40 = 180 डिग्री, ठीक है। आगे है स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण अथवा सरल कोण। इसे हम सीधा कोण या समतल कोण भी कह सकते हैं। यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री है तो उसे ऋजु कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। यह एक सरल रेखा पर पूरी तरह से, जब सरल रेखा को एक तरफ से पूरी तरफ अगर ढक लेती है तो वह क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे देखिए यह एक क्या है, सरल रेखा है। देखिए सरल रेखा पे यह छोटी सी कोण अर्ध चांद की तरह दिखने वाला, यह भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। यह क्या होगा, यह भी 180 डिग्री ही होगा। यह क्या होगा, यह भी 180 डिग्री ही होगा। आकार छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। यह देखिए पूरा अगर इस रेखा को भी कवर कर लेती है यहाँ से, तब भी क्या होगा, 180 डिग्री का कोण ही बनेगा। क्योंकि किसी भी रेखा पर इस तरह की आकृति जब होती है, जो रेखा से शुरू होकर रेखा पर खत्म हो जाती है, इस तरह की रेखा पर इस तरह अगर हम कोई आकृति बनाते हैं तो यह 180 डिग्री का, इसका मान 180 डिग्री होता है, चाहे यह छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। यह 180 डिग्री का कोण बनाती है। स्ट्रेट एंगल हम लोग पढ़ लिए। स्ट्रेट एंगल वैसी आकृति जो 180 डिग्री का कोण बनाती हो, इसे सरल कोण कहते हैं। आगे चलिए हम लोग प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग एक सीधी रेखा खींचे। अब देखिए यह सीधी रेखा पर एक इस तरह से और रेखा खींचते हैं, और देखिए इससे यहाँ से लाते हैं और इसमें लाकर हम यहाँ मिला देते हैं। अब देखिए यह क्या है, इस रेखा से भी नीचे आ गई, मतलब क्या है, यह जो कोण बन रहा है वह 180 से अधिक बन रहा है और 360 से कम। 360 से कम इसलिए कि यह रेखा, यह जो आकृति है वह यहाँ आकर रुक गई है। अगर यह पूरा इस बिंदु में आकर टच हो जाती इस रेखा में तो 360 डिग्री बनता,
तो ये क्या है 180 से अधिक। अगला है हमारा, जैसे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल का। सबसे पहले एक रेखा हम लेते हैं। अब देखिए अगर इस बिंदु से शुरू होकर यह आकृति इसी रेखा पर आकर इस रेखा के किसी एक बिंदु से इस तरह से आकर बनती है तो ये 180 डिग्री के कोण बनाती है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा और नीचे आकर इस तरह से हो जाती है तो इस स्थान से लेकर इस स्थान तक जैसे ही इसके नीचे आएगी, इस रेखा से नीचे, वैसे ही 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस तरह का एक रेखा होता है और इस तरह से एक और रेखा हम बनाते हैं तो यहां से लेकर जो यहां तक का कोण बनेगा वह 180 से अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण, यदि किसी कोण का माप 360 डिग्री है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। देखिए पूर्ण कोण किसे कहते हैं, एक रेखा हम ये खींचते हैं और इस रेखा पर इस बिंदु से लेकर इस तरह की आकृति जो पूरा गोल हो, आधा गोल था तो 180, पूरा गोल है तो यह 360 डिग्री बनाएगी। पूर्ण कोण का एक एग्जाम्पल और, जैसे देखिए यह एक लाइन हम खींच लिए, इस लाइन पर इस कोण से लेकर इस कोण तक यह कितना बन गया 180 डिग्री। और नीचे से भी अगर इसे हम इस तरह से मिला दें तो यह बन जाएगी 180 डिग्री। यह पूरा गोल नहीं हुआ है, इसे गोल कर दीजिएगा पूरा आप प्रोटेक्टर के सहायता से। अब देखिए आगे है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यह ड्राइंग a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यह सीधी रेखा है और एंगल A का पूरक कोण कौन होगा, B होगा। हाँ, और एंगल B का पूरक कोण A होगा। इस प्रकार अगर हम किसी भी एंगल को निकालना चाहें तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर इसका एंगल A का मान निकालना हो तो 90 में से B को घटा देंगे, और अगर B को निकालना हो तो यहाँ से यहाँ कितना है 90 है, तो 90 में से A को घटा देंगे। ठीक है, इस दोनों कोण का मान, दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी यह क्या होगा, पूरक कोण कहलाएगा। जैसे देखिए हम इस चांद के सहायता से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक चांद लिए, इससे एक लाइन खींच दिए और यह हमारा मिड, एक यहाँ हम पॉइंट दे दिए और एक हम 90 पर एक पॉइंट दिए, एक पॉइंट हम 60 पर दिए। अब देखिए 90 वाले पॉइंट से हम इसको मिलाए, अब देखिए सीधे 90 पर मिल रहा है। देखिए चांद की सहायता से, हाँ ये देखिए 90 पर मिल रहा है। अब देखिए जो 60 पर हम खींचे थे, साठ पर इस स्थान पर, अब इसे हम मिला लेते हैं इस पॉइंट से 60 पर। ठीक है, अब देखिए यह यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 डिग्री, और यह टोटल कितना है 90 डिग्री। तो इस कोण, इस रेखा से इस रेखा के बीच 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। जब देखिए यहाँ से यहाँ तक को हमको 60 मालूम है और यहाँ से यहाँ तक का भी 90 मालूम है, तो क्या इस कोण को हम नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? कुल कितना है 90 डिग्री माइनस इस 60 डिग्री को घटाएंगे तो यह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस दोनों, यह 60 डिग्री,
60 तक नाप ही चुके हैं, यहाँ तक 60 है और ये टोटल 90 है। तो यह यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो जो बचा वह क्या है 30। तो दोनों जब मिलेगा तो कितना होगा 60 और 30 90। तो हम कह सकते हैं 60 का पूरक कोण 30 होगा और 30 का पूरक कोण 60 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 होना है। अगर 30 का पूरक कोण पूछे तो 60 डिग्री होगा और 60 का पूरक कोण 30 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हमारा है समपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण समपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे कोण का समपूरक कहलाता है। ए का समपूरक यहाँ बी होगा और बी का समपूरक ए होगा। देखिए, और समपूरक में क्या है, दोनों कोणों का माप 180 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो आप इस प्रकार से कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग पूरक कोण का ज्ञात किए थे उसी प्रकार समपूरक का भी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए और बी मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। अगर ए मालूम करना है तो 180 में से बी को घटा देंगे, अगर बी मालूम करना है तो 180 में से ए को घटा देंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण से हम लोग और समझते हैं समपूरक कोण को। जैसे मान लिया जाए एक पॉइंट, हम एक लाइन पहले खींच लेते हैं। इस लाइन पर हम चांद के लाइन से मिला लेते हैं और एक पहले पॉइंट यहाँ दे देते हैं। इस पॉइंट से हम चांद के पॉइंट को मिलाते हैं और उसके लाइन से लाइन मिला लिए। और देखिए, अगर ये 70 डिग्री पर हम एक पॉइंट दिए और इससे इस दोनों पॉइंट को मिला लिए, यह क्या हो गया हमारा 70 डिग्री। इसका नाम हम देते हैं ए बराबर 70 डिग्री। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं समपूरक कोण में दोनों कोणों का मान, दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अगर यह 70 है और दोनों मिलाकर 180 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, यह कोण हम बी मान लेते हैं। तो क्या होगा, ए का मान 70 है तो बी का मान 180 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो हमारा बी का मान 110 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं बी का समपूरक 70, बी कितना है 110। तो 110 का समपूरक बनाने के लिए 180 होना चाहिए। तो 110 में कितना जोड़ें कि यह समपूरक हो जाए, तो 70। और 70 का समपूरक कितना होगा, 70 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए। 70 का समपूरक 110, 110 का समपूरक 70। कहने का मतलब है 110 का समपूरक 70 और 70 का समपूरक 110, क्योंकि समपूरक होने के लिए 180 डिग्री चाहिए। अगर कोई भी ऐसा दिया हुआ रहे कि 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 60 का समपूरक क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो 120 डिग्री। तो 60 का समपूरक 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री का समपूरक 60 होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन आगे हमें मिलेगा उसे हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक बार और इसे पूरक कोण को। पूरक कोण जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर कोई कोण 30 डिग्री हो, अगर कोई कोण 30 डिग्री हो और पूछा जाए कि इसका समपूरक क्या होगा, तो समपूरक होने के लिए 90 होना चाहिए। तो 30 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 60 डिग्री बराबर 90। तो 30 का समपूरक 60 और 60 का समपूरक 30। उसी प्रकार अगर पूछ दे 45 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 45 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो कितना 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो 45 का समपूरक 45 और 45 का समपूरक 45। ठीक है, इसी तरह अगर पूछ दे 35 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 35 डिग्री में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि वह 90 डिग्री हो जाए, तभी ना समपूरक होगा। तो 35 का समपूरक 55 और 55 का समपूरक 35। ठीक है।